चलिए सभी का स्वागत है साथ ही पीएससी एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चे कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि आज हम लोग करने वाले कंप्यूटर के मेमोरी वाले सेक्शन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो है नए पैटर्न पर आधारित होगा लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समावेशन होगा। कॉन्सेप्ट हमारा पूरा इसके आसपास से ही रहेगा। प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को करने का। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आगामी हॉस्टल वार्डन एग्जाम में, आगामी आने वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में, आगामी शिक्षक भर्ती में, सभी एग्जाम में काम आएगा। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, एग्जाम में हमेशा यूजफुल रहेगा। तो बिल्कुल सभी ध्यान लगाएंगे। कनेक्ट हो गए हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। चलिए आ जाइए। पहले तो मैं फाइल इंपोर्ट कर लेता हूं। ये कुछ गड़बड़ हो गया है लग रहा है। चलो देखते हैं, डाउनलोड्स में जाके देखते हैं। हाँ फाइल तो आया है, ये रहा कंप्यूटर मेमोरी। चलिए भाई आ जाओ। कंप्यूटर मेमोरी कितना पढ़ के बैठे हो आज पता चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी आपने कितना पढ़ा है? सर आप रायपुर से अभनपुर इतनी जल्दी कैसे आ गए? गाड़ी कितने स्पीड में चलाते हो आप? अरे मैं रायपुर से नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चा, मैं अभनपुर से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी कनेक्ट हो जाओ भाई। सभी के सभी कहाँ चले गए हो? लगता है पिछले वाले क्लास का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। चलो, साथ पीएससी एकेडमी मना रही है आजादी महोत्सव, आजादी का महोत्सव। इस महोत्सव में आपको क्या मिल रहा है विशेष, तो ध्यान रखेंगे 80% का छूट आपको साथ पीएससी एकेडमी 15 अगस्त से 20 अगस्त के मध्य अपने सभी कोर्सेज में आपको दे रही है। तो किसी भी कोर्स को आप परचेस करते हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती कला संकाय हो, चाहे वो विज्ञान संकाय हो, चाहे वो गणित संकाय हो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो व्यायाम शिक्षक हो, सबकी अगर मैं बात करूं तो सब में आपको ध्यान रखना है कि सभी में 80% का ऑफ है। जितने भी टेस्ट सीरीज है सब में 80% का ऑफ है। जब तक आप लोग जुड़े तब तक ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को बता दी। तो बेसिकली आज हम लोग जो इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, या आने वाले 2 डेज मतलब आज और कल भी या परसों, आने वाले 2 दिन तक हम लोग मेमोरी के एमसीक्यू करेंगे। तो भैया मेमोरी पढ़ के रखना, ठीक। आ जाओ, पहला क्वेश्चन करा देता हूं। देखो क्या कह रहा है, आसान आसान प्रश्न है, कठिन प्रश्नों को थोड़ा कम किया मैंने, आप लोग परेशान हो रहे थे इसलिए। चलो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से स्टोरेज माध्यम ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आते हैं? कौन से मेमोरी की बात कर रहा है? ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहा है। कैसे मेमोरी की बात कर रहा है? ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑप्टिकल डिस्क 3 है, एक है सीडी, एक है डीवीडी और एक है बीआरडी। ये 3 के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये रहा एल में। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ये ऑप्शन है मेरा। बीआरडी का फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क, तो ये जे में है। जे, एल और एम हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है आपके सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है सेकेंडरी मेमोरी, ये भी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। साथ में हार्ड डिस्क के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो है आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जे, एल और एम। जे, एल और एम हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक बात, समझ में आई है सबको? पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, ऐसे ही 7-8 क्वेश्चन और है जो बस यही पूछेगा कि मेमोरी कौन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल अस्थायी प्रकृति की होती है? वोलाटाइल, गैस और नहीं, गैस होगा और क्या होगा क्योंकि वोलाटाइल, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूं, अगर मैं प्राथमिक मेमोरी की बात करूं, प्राथमिक मेमोरी, तो प्राथमिक मेमोरी में क्या क्या आता है? प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो रोम आता है, रोम आता है, रैम आता है, गैस कैसे आता है, और रजिस्टर और रजिस्टर आता है। इसमें से नीचे के 3 आपके कैसे हैं? अस्थायी। ये तीनों कैसे हैं? वोलाटाइल। ये तीनों भाई आपके वोलाटाइल हैं। इसमें से एकमात्र नॉन वोलाटाइल कौन सा है? रोम। तो रोम जो है हमारा नॉन वोलाटाइल है, कैश वोलाटाइल है, रैम वोलाटाइल है, और मैग्नेटिक टेप ये तो द्वितीयक
द्वितीयक भंडारण क्षमता है, द्वितीयक मेमोरी है। और द्वितीयक मेमोरी सारे कैसे होते हैं आपके? नॉन वोलेटाइल। द्वितीयक मेमोरी कैसे होते हैं सारे? नॉन वोलेटाइल। ये द्वितीयक मेमोरी इसलिए नॉन वोलेटाइल होगा। तो जे और एल हमारा सही उत्तर होगा। जे और एल हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से घटक सीपीयू के आंतरिक भागों या उससे सीधे जुड़े तीव्र स्टोरेज के रूप में कार्य करते हैं? अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू ये मैंने बनाया, ठीक है। सीपीयू की बात करूं मैं, ठीक है। सीपीयू में मैं मदरबोर्ड बना रहा हूं, समझना, ये मैंने मदरबोर्ड बनाया, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड की अगर मैं बात करूं, इस मदरबोर्ड में आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो रहता है वो रहता है आपका सीपीयू रहता है। सीपीयू सीपीयू में सबसे तेज मेमोरी कौन सी रहती है? रजिस्टर। यहाँ पर बिल्कुल रजिस्टर लगा रहेगा। रजिस्टर के बाद अगले नंबर पर जो तेज मेमोरी रहता है वो कौन सा है? कैशे मेमोरी लगा रहता है, जस्ट इससे चिपक के, बिना तारों के, ठीक है, बिना तारों के। फिर इससे तार के माध्यम से कौन लगा रहता है? रैम। रैम रैम के बाद कौन लगा रहता है? इससे तार के माध्यम से इसे रोम लगा रहता है, ठीक। तो ये आपके सारे क्या हैं? सारे आपके सीपीयू के आंतरिक भागों में या उससे जुड़े तीव्र मेमोरी हैं। तो रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, और इन सब को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? इन सब को एक साथ हम लोग बोलते हैं मुख्य मेमोरी। इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं? मुख्य मेमोरी कहते हैं। सभी एक साथ क्या है? मुख्य मेमोरी। इसी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। इसी को हम लोग प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये एम भी आ जाएगा। तो जे के और एम जिस विकल्प में दिख रहा है वो आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। ठीक बात, जे के और एम हो जाएगा भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि आप हमको मोटिवेट करते रहो भाई। हम आपको मोटिवेट करें, आप हमको मोटिवेट करो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से स्टोरेज उपकरण केवल डायरेक्ट एक्सेस की सुविधा देते हैं? मैंने आपको बताया है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में, बताया कि नहीं बताया है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन कौन से होते हैं, जल्दी से रिवाइज करो। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को हम लोग 3 पार्ट में तोड़ते हैं। इस तरीके से तोड़ते हैं। कौन कौन से डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है? एक आता है आपका जो मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क। एक क्या आता है आपका? ऑप्टिकल डिस्क। और एक क्या आता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। सबके बारे में आराम से बताऊंगा, सुनो, ठीक। अगर मैं मैग्नेटिक डिस्क की बात करूं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, ऐसा डिस्क जिसमें मैग्नेट का प्रयोग किया गया हो, और मैग्नेट के रूप में भी किसका? आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का इसमें लेयर चढ़ाया जाता है। एक एल्युमिनियम की धातु पर जब आयरन ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है तब बनता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कब बनता है? जब एल्युमिनियम पर आयरन ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है तब हार्ड डिस्क बनता है। जब हम प्लास्टिक पर आयरन ऑक्साइड का लेयर चढ़ाते हैं तब आपका बनता है फ्लॉपी डिस्क। तब आपका क्या बनता है? फ्लॉपी डिस्क बनता है कि नहीं बनता है? ठीक। हार्ड डिस्क की क्षमता असीमित हो सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हार्ड डिस्क आप बदल बदल के लगा सकते हो। जनरली इसकी क्षमता टीबी में होती है। किसमें होती है? टेराबाइट्स में। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता जो होती है वो 1.44 MB के आसपास होती है। ध्यान से सुनो, बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क की मैं बात करूं तो पहले नंबर पर ऑप्टिकल डिस्क आता है सीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरे नंबर पर आता है डीवीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या वर्साटाइल डिस्क। तीसरे नंबर पर जो आपका आता है वो है बीआरडी, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। सीडी का जो क्षमता होता है वो होता है 650 MB, 650
50 MB। डीवीडी का जो जीबी क्षमता है वो 4.7 GB से 8 GB तक, 8.5 GB तक हो सकता है। ठीक। फिर बीआरडी की अगर मैं बात करूं तो ये 25 से 50 GB के आसपास हो सकता है, सिंगल साइडेड डबल साइडेड इंक्लूडेड है। ठीक। फिर आ जाओ वापस इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत दो आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है आपका मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी कार्ड, और एक आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, याद रखना इसी पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी। क्यों फ्लैश मेमोरी कहा जाता है? क्योंकि करंट की सहायता से इसके डाटा को मिटाया जा सकता है। याद रखना इसी पेन ड्राइव को डबल ईपी रोम का उदाहरण माना जाता है। डबल ईपी रोम का उदाहरण माना जाता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। आज मेरा पूरा फोकस समझाने पे रहेगा। आपको कंटेंट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको चीजों को समझाऊं और याद करवाऊं। ठीक बात? यस ठीक। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि डायरेक्ट एक्सेस की सुविधा देने वाला मेमोरी कौन सा है? डायरेक्ट एक्सेस तो आपको पता है हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, पेन ड्राइव है, सीडी रोम है। कौन सा नहीं है? मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप कैसा मेमोरी है? ये भी द्वितीयक मेमोरी है। कैसा मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। ये भी द्वितीयक मेमोरी है, लेकिन ये कैसा मेमोरी है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी नहीं है, तो कैसा मेमोरी है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। पद अनुक्रमित मेमोरी। पद अनुक्रमित स्मृति या मेमोरी इसका हिंदी रूपांतरण होता है। तो ध्यान रखेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एकमात्र उदाहरण है वो है आपका मैग्नेटिक टेप। तो के एल एम कहां पे दिख रहा है? वो उत्तर हो जाएगा। के एल एम हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, बी फॉर बॉल। चलो करेक्ट। अरे स्क्रीनशॉट लेना था तो वीडियो पीछे कर लेना ना। ठीक है, वीडियो पीछे कर लो भाई। हर चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। क्लास में हर चीज अच्छे से पढ़ाया गया है, आराम से नोट कर करके। चलो इधर ध्यान दो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। पता नहीं क्या मिलेगा इसमें, कुछ नहीं है अभी, उतना डाटा है भी नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी स्क्रीनशॉट लेना है। चलो हो गया, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है? कथन नहीं, सेमीकंडक्टर मेमोरी का उदाहरण पूछा हुआ है। आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं, बताया कि नहीं बताया? रोम, रैम, कैश, रजिस्टर, ये सब क्या है? आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि जितने भी प्राथमिक मेमोरी होते हैं ना, जितने भी प्राथमिक मेमोरी होते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण होते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से होते हैं याद रखो। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी ये अपना एक अलग वर्गीकरण रखता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी में आपका आएगा, याद रखना, रैम, आपका आएगा रोम, आपका आएगा इसमें कैसे, आपका इसमें आएगा रजिस्टर, और एक चीज याद रखना, आजकल आ रहा है एसएसडी। एसएसडी भी इसी में आता है। एसएसडी भी आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट डिस्क होता है इसका मतलब, सॉलिड स्टेट डिस्क। सॉलिड स्टेट डिस्क की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट डिस्क आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। सर वो तो सेकेंडरी मेमोरी हाँ, सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर मैं सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंतर्गत सॉलिड स्टेट डिस्क का आपका आएगा। तो डायनेमिक रैम, रैम तो होगा कि नहीं होगा? फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी मतलब पेन ड्राइव आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है कि नहीं होता है? इसके अंतर्गत पेन ड्राइव भी आएगा। इसके अंतर्गत कौन आएगा? पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव का ही दूसरा नाम मैंने बताया अभी, क्या क्या नाम है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी। ठीक है, पेन ड्राइव का दूसरा नाम फ्लैश मेमोरी मैंने बताया है। तो ये भी सही है, रोम भी होगा। फ्लॉपी डिस्क बस नहीं होगा। फ्लॉपी डिस्क तो डिस्क से बना होता है, आयरन ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है उसमें। ठीक है, तो जे के एल कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्लियर है?
चलो अगले प्रश्न। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से माध्यम को स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं? डाटा को स्थायी रूप से कौन सुरक्षित रख सकता है या नॉन वोलाटाइल है? स्थायी मेमोरी मतलब नॉन वोलाटाइल, जो नहीं भूलता है। कौन सा मेमोरी ऐसा है जो नहीं भूलता है? J और L और M। स्थायी मेमोरी है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर स्थायी रूप से हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, तो रोम तो हो जाएगा, पी रोम हो जाएगा, प्रोम हो जाएगा। ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करो तो यहाँ भी परमानेंटली सेव करते हैं। एसडी कार्ड जो मेमोरी आता है ना, उसको एसडी कार्ड बोला जाता था या बोला जाता है। एचडी कंपनी है देखा जाए तो ये जो एचडी कार्ड है वो और कुछ नहीं है, आपके मेमोरी कार्ड का ही नाम है। मेमोरी कार्ड को ही हम लोग एचडी कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। मेमोरी कार्ड की बात कर रही है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तीनों जो है आपके कैसे मेमोरी, स्थायी मेमोरी है। तो JLM कहाँ दिख रहा है? JLM आपके ऑप्शन सी में दिख रहा है। आज मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं लाए हैं। ठीक है, पिछले क्लास में बहुत सारे बच्चे डर गए थे, थोड़े से आसान प्रश्न मैंने लाए हैं भाई। ठीक है, आएंगे कठिन प्रश्न भी आएंगे, पर थोड़े पीछे हैं वो। पहले थोड़ा आसान प्रश्नों को तो हल कर ले। हाँ एग्जैक्टली, कठिन प्रश्नों से थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और मैंने जितना मेरे को डिफिकल्ट पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है। वो जो 5-6 लेक्चर मैंने लिए हैं ना, वो एक बेसिक समझ को विकसित करता है। ठीक है, जो एडवांस आपका नॉलेज होना चाहिए था वो हो गया है। सबसे कम क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, चिंता मत करो। चलो देखो क्या बोल रहा है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज SSD, ठीक है, SSD की बात कर रहा है। तकनीक पर आधारित उपकरणों की पहचान करें। सॉलिड स्टेट स्टोरेज, तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज अभी बताया, पेन ड्राइव आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। सेमीकंडक्टर मेमोरी सॉलिड स्टेट वाले होते हैं। ठीक है, SSD आपका है। ठीक, SD कार्ड आपका है। कौन सा नहीं है? डीवीडी, डीवीडी रैम नहीं है। ठीक है, डीवीडी नहीं होगा। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो M को छोड़कर J के L जहां पे भी दिख रहा है वही हमारा उत्तर है। आसान प्रश्न लेकर आया हूं ताकि आप लोग अच्छे से उत्तर दे पाओ। जाना पहचाना क्वेश्चन है आज। अब आ गया थोड़ा अनजाना क्वेश्चन। ठीक है, अनजाना क्वेश्चन भी है, चिंता मत करो। चलो क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रिसाइकल बिन के संबंध में सही तथ्य है? आज मैं आप लोग को रिसाइकल बिन के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये कथनों को पढ़ लो एक बार। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं रिसाइकल बिन के बारे में कि रिसाइकल बिन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ठीक है, पहले तो रिसाइकल बिन के बारे में कठिन सवाल हमें कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया रश्मि, सही बात बोल रहे हो। कठिन सवाल हमें कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। कठिन समय हमें कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। चलो अच्छी बात है। अरे दोनों का मिक्स करेंगे, आप लोग चिंता मत करो यार। आसान कठिन सब सारे वैरायटीज कराऊंगा मैं। मेरे पास इतना पर्याप्त समय है ना आप लोग को देने के लिए, आने वाला 1-1.5 महीना, जिसमें आप लोग को इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आप लोग सब लगा के आओगे। क्वेश्चन यहाँ से कुछ नहीं छूटने वाला। चलो सुनो इधर, रिसाइकल बिन से क्वेश्चन बनता है और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना बनता है। सुनो इधर, रिसाइकल बिन में होता क्या है, ये आपका मॉनिटर है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये क्या है आपका, ये क्या बन गया भाई, ये वाला पकड़ में आ जा। ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, और मैं बैकग्राउंड में यहाँ पे एक मेमोरी बना दे रहा हूँ। ये क्या है आपका? मेमोरी। क्या है ये? मेमोरी। ठीक, समझना, ये देखो। ठीक है, यहां पर इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना रहता है और इसके नीचे लिखा रहता है रिसाइकल बिन। लिखा रहता है रिसाइकल बिन। अच्छा, आपने और एक चीज देखा होगा कि आपके पास ऐसा चिन्ह बना रहता है, और ये कोई फाइल हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकता है। जैसे कि मेरा इमेज है, मैं मान के चलता हूं मेरा ही फोटो है नवीन, ये मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और पीडीएफ के फॉर्मेट में है तो इसका फाइल एक्सटेंशन लिख दिया पीडीएफ डॉट पीडीएफ। फाइल एक्सटेंशन को बता रहा है पीडीएफ कि डॉक्यूमेंट किस प्रकार का है, पीडीएफ प्रकार का है। तो सबसे पहले इस फाइल को मैं डिलीट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फाइल को डिलीट करूंगा। अच्छा, डिलीट जैसे ही करूंगा ये कहां चले जाएगा? रिसाइकल बिन में।
कहाँ चले जाएगा? रिसाइकल। रिसाइकल बिन में। मतलब ये कहाँ चले गया है? रिसाइकल बिन मेमोरी में चले गया है। कहाँ चले गया है? रिसाइकल बिन में। अच्छा, रिसाइकल बिन, इसका मतलब ये है रिसाइकल बिन मेमोरी में चले गया है, लेकिन कंप्यूटर में अभी भी है क्या? रिसाइकल बिन में गया है लेकिन कंप्यूटर में अभी भी है, डिलीट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी भी रिसाइकल बिन में है। रिसाइकल बिन में है, इसका मतलब डिलीट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी भी मेमोरी में वो क्या है। तो यहाँ पर ना ये मेमोरी में इस तरीके से बहुत सारे फाइल्स रहते हैं जिसको आप डिलीट किए रहते हो। इस तरीके से रिसाइकल बिन का मेमोरी रहता है, यहाँ पर पूरा ये रहता है। अब इसको अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको रिसाइकल बिन में जाना पड़ेगा और रिसाइकल बिन को ओपन करके इसको पकड़ के सबको डिलीट करोगे। कंप्लीट एम्प्टी रिसाइकल बिन कमांड आता है, एम्प्टी रिसाइकल बिन। क्या? एम्प्टी रिसाइकल बिन। तब कहीं जाके आपका ये जो लैपटॉप का डाटा है वो पूरा डिलीट होता है परमानेंटली। अब समझना, अगर मुझे इस फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए पहला प्रोसेस होगा, आपका ये जो माउस है, ये माउस ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है? तो माउस कनेक्टेड है, इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा। कौन से क्लिक करूंगा? सबसे पहले राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक जैसे ही करूंगा, जैसे ही राइट क्लिक करूंगा, एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा यहाँ पर नीचे में डिलीट। क्या लिखा रहेगा यहाँ पे नीचे में? डिलीट लिखा रहेगा। जैसे ही मैं इस डिलीट को क्लिक करूंगा, ये फाइल डिलीट होगी और किसमें चली जाएगी? रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में जैसे ही जाएगा, अगर मुझे इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है तो मैं रिसाइकल बिन में जाऊंगा और इम्प्टी रिसाइकल बिन करूंगा और फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ये प्रोसेस समझ में आया कॉन्सेप्चुअली अच्छे से? अब आ जाओ इसी को क्रम में जमाते हैं। सबसे पहले क्या करना है? कौन सा सही कदम? कौन सा सही तथ्य है ये बताना है। डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में स्टोर होती हैं। कौन सा कथन सही तथ्य है ये पूछा हुआ है। डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में स्टोर होती हैं, ये कथन तो सही लग रहा है। जे तो सही है हमारा, डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में स्टोर होती है, बिल्कुल सही है। जे बिल्कुल सही है। रिसाइकल बिन में फाइल को भेजने से हार्ड डिस्क में तुरंत स्पेस खाली हो जाता है, ये बात तो गलत लग रहा है भाई। ये बात गलत लग रहा है। रिसाइकल बिन में फाइल को डिलीट करते ही मेमोरी खाली होता है क्या? जब तक एम्प्टी रिसाइकल बिन नहीं करते तब तक आपका मेमोरी खाली नहीं होता। तो इसका मतलब दूसरा कथन क्या है? गलत है। अच्छा, यहां पर फिर दिया हुआ है शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से। क्या दबाने से? शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने पर फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती और सीधे डिलीट हो जाती है। आगे कथन नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती और डिलीट हो जाती है, तो ये कथन जो है वो सही है। शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप दबाओगे तो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक। रिसाइकल बिन से फाइल को मूल स्थान पर रिस्टोर किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहो तो यहां से, जैसे रिसाइकल बिन में समझना, यहाँ पे आपने कोई फाइल डाला हुआ है, जैसे मैंने बोला कि मैंने नवीन पीडीएफ को यहाँ पे डिलीट किया हुआ है। मैं अगर चाहूं तो इस पीडीएफ को वापस रिस्टोर कर सकता हूं, वापस रीस्टोर कर सकता हूं, वापस पुनर्जीवित कर सकता हूं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा एम भी सही है। तो हमारा जे एल एम क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर? समझ में आया अच्छे से? समझ में आ रहा था, लेकिन आप वहां पर डायग्राम के तो समझ में आया। यही चीजें तो करनी है। ठीक है, कंप्यूटर में मैं जो कर सकता हूँ वो कोई और क्यों नहीं कर सकता है? आप कहीं भी पढ़ लो, आपको नहीं मिलेगा कंटेंट। चलो, कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज के मुख्य कार्य कौन से हैं? कंप्यूटर में किसकी स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं? सेकेंडरी स्टोरेज के मुख्य कार्य कौन से हैं? सेकेंडरी स्टोरेज किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सेकेंडरी स्टोरेज द्वितीयक मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा हम लोग को बेनिफिट हो। ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते समय लोड करना, भविष्य के उपयोग के लिए डाटा को स्थायी रूप से रखना, यूजर के बड़े सॉफ्टवेयर और गेम्स को स्टोर करना, सीपीयू द्वारा वर्तमान में चल रहे डेटा को तुरंत प्रोसेस करना। सेकेंडरी स्टोरेज का कार्य क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते समय लोड करना। अरे बूट करते समय लोड करने का काम तो रोम करता है क्या? रोम में बायो सॉफ्टवेयर चलता है। मैंने आपको बताया है कि रोम में जो बायो सॉफ्टवेयर चलता है इसके कारण पोस्ट टेस्ट चलता है, और पोस्ट टेस्ट चलने के बाद बूट स्ट्रैप लोडर की मदद से बूट स्ट्रैप लोडर की मदद से आपका जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं? लोड करते हैं। तो ये काम तो नहीं होता, ये नहीं होता। भविष्य के उपयोग के लिए डाटा को स्थायी रूप से रखना, ये सही है। यूजर के बड़े सॉफ्टवेयर और गेम्स को स्टोर करना, ये भी सही है। सीपीयू द्वारा वर्तमान में चल रहे डेटा को तुरंत प्रोसेस करना। अरे तुरंत प्रोसेस करने का काम कौन करता है? रजिस्टर करता है। कौन करता है? रजिस्टर करता है। सीपीयू में चल रहे कार्यों को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? रजिस्टर करता है। तो ये भी गलत है। तो के और एल बस सही है। के और एल कहां दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है? जब रिकॉल करोगे ना तभी एग्जाम में सिलेक्शन होता है। रिकॉल एमसीक्यू से होता है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, लगातार मेहनत करो, होगा सिलेक्शन। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान किया जाए। चलिए, लेजर बीम तकनीक का उपयोग करने वाले उपकरणों को चुनिए। कौन से इसमें से लेजर बीम का तकनीक का प्रयोग करते हैं? ठीक, बताओ भाई। जब तक आप लोग उत्तर देते हो तब तक मैं लेजर के बारे में कुछ कुछ बातें बताता हूँ। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। लेजर का फुल फॉर्म होता है, जब तक आप लोग विकल्प चुनते हो तब तक मैं देखता हूँ। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission stimulated emission of radiation, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। बर्नर का यूज लिखने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे डीवीडी बर्नर दिया हुआ है, तो लिखने के लिए जो बर्नर होता है ना वो और कुछ नहीं, लेजर लाइट ही होता है। लेजर लाइट ही होता है। लेजर का विकास किसने किया था? तो ये भी नाम याद रखो, थियोडर मैमन। थियोडर मैमन, थियोडर मैमन, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। थियोडर मैमन, यूनिक सा नाम है थियोडर मैमन। ठीक, सीडी ड्राइवर में लगता है, सीडी है तो सीडी चलाने के लिए लगता है। मैग्नेटिक टेप रीडर में नहीं लगता। मैग्नेटिक टेप में रीड राइट हेड होता है। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है? रीड राइट हेड होता है, तो के में नहीं होगा। ब्लू रे डिस्क में वायलेट कलर का लेजर बीम लगता है, वायलेट कलर का लेजर बीम लगता है। डीवीडी में लेजर बीम लगता है। तो इस हिसाब से जे एल और एम हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, कुछ नहीं होना है। अभी आसान आसान प्रश्न कर रहे हो तो लग रहा है। ठीक है, थियोडर मैमन। आ जाओ अगला प्रश्न देखो, सभी बच्चे ध्यान दो। कंप्यूटर की मेमोरी को उनकी गति के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है इसमें से, आप बता सकते हो? सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। एल में दिया हुआ है रजिस्टर, सबसे तेज तो यही होता है। ठीक, कैसे? फिर उससे तेज कौन होता है आपका? कैसे? कैश मेमोरी। केट लगा दूं अगला नंबर, कैसे। फिर उससे तेज एक तो सेकेंडरी बचा हुआ है, एक मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी में सारे प्राइमरी मेमोरी आ जाएगा। रैम की ये बात कर रहा है। मुख्य मेमोरी का मतलब रैम होता है, कभी कभी बताया मैंने कि मुख्य मेमोरी का मतलब क्या लेता है एग्जामिनर? रैम से लेता है। तो अगला नंबर हो जाएगा हमारा जे, जो कि हमारा क्या है? रैम है, या इसी को हम लोग मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी बोल देते हैं। उसके बाद लास्ट में बचा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जनरली हार्ड डिस्क की हम लोग बात करते हैं, हार्ड डिस्क। इस हिसाब से जे के एल के जे एम कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। एल के जे एम आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये फालतू प्रश्न जल्दी बताओ फट से। सबसे पहले के बी आएगा, के बी के बाद एम भी आएगा, के आएगा, उसके बाद एम आएगा। एल जे के एम कहाँ दिख रहा है? एल जे के एम यही रहा, एल जे के एम यही आएगा। चलो जैसा भी है बना लेना आप लोग। ठीक, ऑप्टिकल मीडिया के विकास को उनके मानक भंडारण क्षमता कम से अधिक की ओर जमाएं।
सीडी, डीवीडी और पूरे डिस्क। ठीक है, सीडी की क्षमता कितनी होती है? 650 650 MB। ठीक। डीवीडी की क्षमता 4.7 जीबी थे 4.7 GB से 8.5 जीबी। GB के आसपास इसकी क्षमता होती है। वहीं पर ब्लू रे डिस्क की जो क्षमता होती है 25 GB से 50 GB के आसपास होता है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? डीवीडी। डीवीडी, फिर लास्ट में आ जाएगा कि एल जे के कहाँ दिख रहा है? एल जे के ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा एल जे के। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क की भौतिक संरचना के घटकों को बड़े से छोटे आकार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बताऊंगा, पहले आप लोग प्रयास करो। पूरा डिटेल दूंगा, समझाऊंगा एक एक चीज कि यही उत्तर क्यों होगा। पहले आप लोग उत्तर दो इस प्रश्न का, फिर मैं बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या होगा और क्यों होगा ये भी बताऊंगा। ठीक है, उत्तर ऐसा बताऊंगा कि याद रहेगा हमेशा। देखो, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। समझना, अगर मैं आपकी बात करूं हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क में भी हम बात करते हैं विंचेस्टर डिस्क की। हार्ड डिस्क मतलब विंचेस्टर डिस्क। आपको मैंने बताया कि विंचेस्टर डिस्क में एक के ऊपर एक डिस्क इस तरीके से लगे रहते हैं। एक डिस्क ऐसा, इसके नीचे जस्ट दूसरा डिस्क रहेगा रहेगा इसके नीचे और डिस्क रहेगा, इसके नीचे और डिस्क रहेगा रहेगा और एक शाफ्ट से ये जुड़े हुए रहते हैं, एक शाफ्ट से जुड़े हुए रहते हैं, एक शाफ्ट से, और एक मोटर इनको घुमाता है। ये ऐसा मोटर लगा रहता है और ये मोटर इसको घुमाता है। सभी डिस्क घूमते हैं, सब के लिए रीड राइट हेड लगा रहता है। ये रीड राइट हेड इसके लिए रीड राइट हेड लगा रहेगा, इसके लिए रीड राइट हेड लगा रहेगा और इसके लिए भी रीड राइट हेड लगा रहेगा। इन सब को एक साथ हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इन सबको एक साथ क्या कर देते हैं? बंद। अब एक बात बताओ, ये जो डिस्क दिख रहा है ये एक साथ सिलेंडर बना रहा है क्या? एक साथ क्या बना रहा है? सिलेंडर बना रहा है। और इसी सिलेंडर को, इसको कहा जाता है सिलेंडर। क्या कहा जाता है? सिलेंडर। सिलेंडर, समझना, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? सिलेंडर। इसी को और कहा जाता है प्लेटर। क्या कहा जाता है? प्लेटर। सिलेंडर या क्या कहा जाता है? प्लेटर्स। क्या कहा जाता है? प्लेटर्स। समझना, सबसे पहला जो दिख रहा है, जो हमको आकृति दिखाई दे रही है वो कैसे? सिलेंडर या प्लेटर्स। सिलेंडर्स या प्लेटर्स, क्योंकि ये डिस्क जो है बिल्कुल आपको किस तरह दिख रहा है? बिल्कुल एक सिलेंडर बन गया ऐसा दिख रहा है। ठीक है, डिस्को को पास पास जमा दिया, एक सिलेंडर बन गया हमारा, या प्लेटर्स बन गया। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लेट्स में जमा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? प्लेटर्स। अब ये पहला चीज तो ये समझ में आ गया कि ये प्लेटर्स सबसे बड़ा है। इसमें सबसे बड़ा क्या है? प्लेटर्स। तो के पहले आ जाएगा। दूसरे नंबर पे समझना, हर एक डिस्क की बात करूं, हर एक डिस्क की, तो हर एक डिस्क को हम लोग किस में बांटते हैं? ट्रैक्स में। हर एक डिस्क को किस में बांटते हैं? ट्रैक्स में बांटते हैं। हर एक डिस्क को किस में बांटते हैं? ट्रैक्स में। ट्रैक्स को फिर हम लोग किस में बांटते हैं? छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? छोटे छोटे सेक्टर्स में। लेकिन सेक्टर अगला नंबर नहीं आएगा। ठीक है, समझना, इनको मैं क्या कह रहा हूँ? छोटे छोटे हिस्सों को सेक्टर्स कह रहा हूँ। इन छोटे छोटे सेक्टर्स हिस्सों को सेक्टर्स कह रहा हूँ। अब याद रखना, एक से अधिक सेक्टर मिलकर क्लस्टर बनाते हैं। ये भी आपको बताया मैंने। एक से अधिक सेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं? क्लस्टर बनाते हैं। तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका सिलेंडर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? आपका सिलेंडर आएगा। सबसे पहले आपका सिलेंडर आएगा, जिसमें इसमें प्लेटर करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्लेटर्स आ जाएगा। प्लेटर्स के बाद क्या आएगा? प्लेटर्स के बाद आपका आएगा ट्रैक्स। ट्रैक्स के बाद क्या आएगा? क्लस्टर। और क्लस्टर के बाद लास्ट में क्या आएगा? सेक्टर। समझ में आया क्या? प्लेटर कौन से नंबर पे है? जे। कहाँ है प्लेटर? के में है प्लेटर। के पहले आ जाएगा। के के बाद कलर चेंज कर लेता हूँ। के बाद आपका आ जाएगा एल। एल के बाद आपका आ जाएगा क्लस्टर। कहाँ है? एम। और लास्ट में सेक्टर आ जाएगा, जो कहाँ है? जे। तो ये आपका क्रोनोलॉजी हो जाएगा, के एल एम जे, के एल एम जे। ठीक है, के एल एम जे, के एल एम जे।
सॉरी सॉरी, KLMJ। अरे बोर्ड के बहुत पास खड़े रहता हूँ, मुझे दिखता नहीं है। KLMJ, लैटस ट्रैक क्लस्टर सेक्टर्स। इससे पहले नहीं समझ में आया होगा कि ये सिलेंडर क्या होता है, अब समझ में आ गया होगा। लेटर्स क्या होता है नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आज सीख गए होगे। सेंटर ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेटा स्टोरेज की इकाइयों को सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप लोग उत्तर बताओ, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोग को, एक एक कॉन्सेप्ट बताया है। इस क्वेश्चन का आंसर बीट बाइट और किलोबाइट। क्या, सब पढ़ाने के बाद गलती करोगे कैसे बनेगा? 4 बीट बराबर है। तो सबसे छोटा क्या होगा ये बताओ। बीट हो तो बीट को पहले रखो। नीबल बाइट और किलोबाइट। अब ठीक है, बिल्कुल, बहुत सारी तथ्य आज पता चलेंगे। रोज जुड़ो, रोज नई जानकारी मेरे से प्राप्त करो, ठीक है, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू नहीं, कुछ भी लेके नहीं आने वाला, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज लेके आ रहा हूँ। जो सिलेबस में है उसी की बात कर रहा हूँ। चलो देखो इधर, देखो भाई, सबसे पहली बात समझो कि सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है मेमोरी का बिट। बिट, सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। कैसे बना हुआ है बिट? तो याद रखना, ये बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है बिट। बार बार आपको बताता हूँ, मशीन लैंग्वेज में यूज होने वाली भाषा है आपकी बिट या बुलियन अलजेब्रा। बाइनरी डिजिट का विकास कौन किया था? बुलियन अलजेब्रा किया था। बाइनरी डिजिट, ये बाई और आखिरी का टी दोनों मिलकर बनता है बिट। बिट होता है क्या है? तो जीरो या वन को हम बिट बोलते हैं, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, दो ही बिट होते हैं, एक होता है जीरो और एक होता है वन। ठीक है, दोनों में से एक, दोनों ही बिट है। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो अंकों की संख्या प्रणाली है। द्विधारी अंक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्विधारी अंक पद्धति। इसी का विकास कौन किया था? जॉर्ज बुले। कौन किया था विकास? जॉर्ज बुले ने इसका विकास किया था। ये सब आपको याद रखना है, जॉर्ज बुले ने इसका विकास किया था। क्या याद रखना है? और समझो, ये मैंने बनाया एक 8 बिट का संग्रह। ठीक है, 8 बिट का संग्रह बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। समझना, यहाँ पर जीरो, कोई एक बिट, जीरो या वन, कोई एक बिट ही यहाँ पर सुरक्षित हो सकती है। यहाँ पर वन कर दिया, यहाँ पे जीरो कर दिया, यहाँ पर जीरो कर दिया, यहाँ पर वन कर दिया, जीरो वन जीरो, एक बिट सुरक्षित हो सकती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4 बिट के समूह को, ये यहाँ से यहाँ, 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? एक एक निबल कहा जाता है। 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? एक निबल कहा जाता है। मतलब एक बात बताओ, 8 बिट में कितने निबल होंगे? ठीक है, एक निबल कहलाता है। ठीक, निबल से बड़ा इकाई 8 बिट को, 8 बिट या दो निबल को कहा जाता है बाइट। क्या कहा जाता है? बाइट। बड़े बी से लिखेंगे बाइट। समझ में आ रहा है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। जिसमें एक ही डाटा स्टोर हो सकता है वो है बिट। बिट से बड़ा है कौन? निबल। 4 बिट मिलकर एक निबल बना रहे हैं और 8 बिट मिलकर एक बाइट बना रहे हैं। ठीक है, फिर बाइट के बाद आता है, बाइट से बड़ा आता है आपका किलोबाइट। बाइट से बड़ा क्या आता है? किलोबाइट। उधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। बाइट से बड़ा क्या आता है? ओहो, काम क्यों नहीं कर रहा है ये देखो काम नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ये सरक क्यों नहीं रहा है भाई? सरक ना, चल ठीक है, मैं ही सरका लेता हूँ। चल ध्यान दो, समझना। अगर मैं बात करूं 1 KB की, 1 KB की, तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो बोलोगे सर 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक, अगर मैं बोलूं 1 MB में कितने KB होते हैं? 1 MB में 1024 KB। अगर मैं बोलूं 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB। अगर मैं बोलूं 1 TB में कितने GB होते हैं? तो आप बोलोगे 1024 GB।
अब इसके आगे क्या करें सर, तो पेटाबाइट आता है, एक पीबी, पीबी पेटाबाइट, एक पेटाबाइट में होता है 1024 टीवी टीबी। पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, एक ईबी एक्साबाइट में होता है 1024 1024 पीबी। फिर आता है आपका एक जेटाबाइट जिसमें होता है आपका 1024 1024 ईबी एक्साबाइट। फिर एक्साबाइट के बाद आता है योटाबाइट, एक योटाबाइट, योटाबाइट में आता है आपका, याद रखना, 1024 जेबी। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आता है ब्रोंकोबाइट, ब्रोंकोबाइट में होता है 1024 वाईबी। ये क्रम है भाई, क्रम याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, देखो इधर, यहां से यहां तक तो याद है सर, यहां से यहां याद है, यहां पे याद रख लो पेजी। क्या याद रखोगे, पेजी, PEZY, पेजी, ये छोटा सा शब्द याद रहेगा, पेजी याद रख लो, पेटाबाइट एक्साबाइट जेटाबाइट योटाबाइट, पेजी, पेजी याद रख लिए, पूरा याद हो गया। लास्ट में ब्रोंकोबाइट है, ये याद रखना है, आसान सी बात है। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, प्रश्न कंप्लीट कहाँ हुआ है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट, जो कि एल में है। फिर उससे बड़ा निबल, जो कि जे में है। फिर उससे बड़ा बाइट, जो कि के में है। और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका एम, जो कि किलोबाइट में है। LJKM, 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 ये आ गया आपका उत्तर, LJKM। चलिए, अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सर कठिन प्रश्न नहीं आ रहा है, तो ये रहा आप लोगों के सामने एक कठिन प्रश्न का उदाहरण। सीपीयू द्वारा किसी निर्देश को निष्पादित करते समय मेमोरी के एक्सेस के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो देखो भैया, ये बीच में बना देता हूं सीपीयू। ठीक है, सीपीयू, ये सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर को एक्सेस करता है। सीपीयू में रजिस्टर बना हुआ रहता है क्या, सीपीयू में रजिस्टर होता है ना, थोड़ा और बेहतर कर देता हूँ, ये रजिस्टर यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये रजिस्टर, तो सीपीयू का सबसे पहला एक्सेस तो रजिस्टर का होता है, जो कि हमारे विकल्प में है नहीं। फिर सीपीयू के सबसे पास में कौन सा मेमोरी रहता है, कैश मेमोरी। तो सबसे पहले ये कैश मेमोरी को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे कैश L1 और L2 दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, कैश L1 और L2 दिया हुआ है, तो L1 को पहले एक्सेस करेगा, उसके बाद L2 को करेगा। लेवल 1 को पहले करेगा, उसके बाद लेवल 2 की ओर जाएगा। सिंपल सी बात है, तो L1 बाद में एक्सेस, L1 पहले एक्सेस होगा, उसके बाद L2 एक्सेस होगा। कैश के बाद किसको एक्सेस करेगा, रैम को एक्सेस करेगा। किसको एक्सेस करेगा, रैम को, तारों के माध्यम से जुड़ा रहता है। ठीक है, रैम जो है तारों के माध्यम से जुड़ा रहता है। फिर रोम जो है आपके, रोम जो है वो भी तारों के माध्यम से जुड़ा रहता है। लास्ट में एक्सेस करता है सेकेंडरी मेमोरी के। इन सबको एक्सेस करने के बाद लास्ट में किसके पास जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के पास जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी के पास जाता है लास्ट में। तो ये क्रम होता है। अब यहाँ पे क्या क्रम दिया हुआ है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले सबसे पहले L1 कैश आएगा, तो के हमारा पहले आ जाएगा। फिर L2 कैश हमारा M आ जाएगा। फिर मुख्य मेमोरी रैम, मुख्य मेमोरी रैम आ जाएगा। ठीक है, जो कि जे में है। उसके बाद लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी, जो कि SSD या HDD हो सकता है, आपका L लास्ट में आ जाएगा। तो KMJL जो लगा रहे हो, KMJL, ये आपका सही उत्तर होगा। KMJL आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, प्रश्न को एक बार पढ़ो। कंप्यूटर बूटिंग की प्रक्रिया के दौरान मेमोरी ऑपरेशंस के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कंप्यूटर बूटिंग, कंप्यूटर को चालू करना कंप्यूटर बूटिंग कहलाता है। ठीक है, बायोस पोस्ट प्रक्रिया पे चलना, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव से बूस्टर सेक्टर को खोजना, उसके बाद ऑपरेटिंग के बाद तो रैम में लोड करना।
ठीक बता रहे हो, ठीक बता रहे हो। ऑनलाइन क्या आंसर आता है देख लेते हैं। Most of the power on surface पावर ऑन सेल्फ टेस्ट लिखा हुआ है, जल्दी बताओ भाई क्या आंसर होगा। यहाँ के ऑफलाइन वाले बच्चे ने तो आंसर सही कमेंट कर दिया है, 17 का ए। कुछ बच्चे सी कमेंट कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग भाई क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले रोम में स्थित बायोस एक्टिव होता है। जब भी कंप्यूटर में बूटिंग का प्रोसेस ऑन होता है तो सबसे पहले रोम मेमोरी सबसे पहले एक्टिव होता है, मैंने बताया था। रोम में स्थित बायोस सबसे पहले एक्टिव होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले रोम में स्थित बायोस मेमोरी सबसे पहले एक्टिव होता है। जब सीपीयू चालू होता है तो रोम में स्थित बायोस मेमोरी सबसे पहले एक्टिव होता है। और ये बायोस मेमोरी पोस्ट पोस्ट टेस्ट चलाता है, पोस्ट टेस्ट चलाता है। पोस्ट टेस्ट चलाने के बाद यही जो रोम है, ये जो बायोस सॉफ्टवेयर है, ये द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, लोड करता है। क्या करता है, लोड करता है, जिसको बूट स्ट्रैप लोडर की सहायता से लोड करता है द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या बोला हुआ है, रोम में स्थित बायोस को सक्रिय होना सबसे पहले के होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट का चलना, पोस्ट टेस्ट दूसरे नंबर पर चलेगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का प्रक्रिया का चलना तीसरे नंबर पर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग को रैम में लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेंगे, द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में लाएंगे बूट स्ट्रैप लोडर की मदद से या मास्टर बूट रिकॉर्ड की सहायता से। मास्टर बूट रिकॉर्ड की सहायता से, एमबीआर बोलते हैं, एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड की सहायता से कहां लोड करेंगे, रैम में लोड करेंगे। कहां लोड करेंगे, रैम। मेन मेमोरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक। तो जे हो जाएगा। लास्ट में आपका क्या बच गया, हार्ड डिस्क से बूट सेक्टर को खोजना, ये एम हो जाएगा। क्लियर, के एल एम जे हमारा उत्तर आ गया। गलत उत्तर लगा दिया क्या, कौन सा होगा, के एल जे एम। के एल जे एम कहाँ दिख रहा है, के एल एम जे। हाँ हाँ हाँ, के एल एम जे हो जाएगा। ये मैंने उल्टा लिख दिया, के एल एम जे हो जाएगा। ये रेज हो जा भाई, के एल एम जे। पहले बूट सेक्टर को खोजेंगे, उसके बाद वहां से डाटा को ट्रांसफर करेंगे, के एल एम जे, के एल एम जे, ठीक। कंप्यूटर मेमोरी की प्रति बिट लागत के आधार पर, मतलब महंगे से सस्ते की ओर जमाना है। कौन सा सबसे महंगा है भाई, हो सकता है तो उनका पहला तो सही बता रहे हो। ऑफलाइन वालों को थोड़ा चुप रहने बोलो सर, थोड़ा धीरे बोलो। बताओ भाई, कौन से सस्ते हैं कौन से महंगे हैं। देखो भाई, हमेशा याद रखना कि आपके जितने भी प्राथमिक मेमोरी है सब महंगा है। प्राथमिक मेमोरी जो जितना तेज है ना उतना महंगा है। प्राथमिक मेमोरी में अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्राथमिक मेमोरी है सब महंगे हैं। द्वितीयक मेमोरी कंपेरेटिवली सस्ते हैं। द्वितीयक मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो द्वितीयक मेमोरी कंपेरेटिवली सस्ते हैं। प्राथमिक मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्राथमिक मेमोरी में क्या क्या आता है, आपका रोम आता है। रोम के बाद क्या आता है, रैम आता है। रैम के बाद आपका क्या आता है, कैसे आता है। कैसे के बाद आपका क्या आता है, रजिस्टर। सबसे महंगा जो मेमोरी है वो रजिस्टर, क्योंकि सबसे तीव्रतम मेमोरी आपका रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तीव्रतम मेमोरी है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे सीपीयू का जो रजिस्टर है वो सबसे तेज मेमोरी है, इसीलिए ये सबसे महंगी मेमोरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रैम के बारे में दिया हुआ है। तो दूसरे नंबर पर महंगा रैम ही तो होगा, क्योंकि इसके ऊपर खर्चा अधिक लगेगा। प्राथमिक मेमोरी महंगा होता है, मैंने अभी बताया। तो दूसरे नंबर पर क्या जाएगा, के। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जो है वो महंगे रहते हैं, ठीक है। इससे भी सस्ता आ गया है आपके डेट में सॉलिड स्टेट ड्राइव, एम। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव सस्ता है इसलिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। महंगा रहता तो क्यों करते, हार्ड डिस्क का ही नहीं करते। सस्ता हुआ इसलिए तो कर रहे हैं।
ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव सस्ते होते हैं कंपेरेटिवली किसके, आपके हार्ड डिस्क के। बाकी मैं एक बार चेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में हमारा, नहीं यार आंसर अलग लिया हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव महंगे होते हैं बोल रहा है, एम में हार्ड डिस्क है। एक बार यहाँ पे चेंज कर लो आंसर, यहाँ पर मेरे से गलती हुआ है, मैं पढ़ के इसको नहीं देखा था, एम पहले आएगा जे लास्ट में आएगा, बोल रहा है सॉलिड स्टेट डिस्क महंगे होते हैं। ये थोड़ा सा डाउट वाला विषय है, एक बार मैं चेक करूंगा इसको, ठीक है। एल के एम जे अभी जो मेरे पास नोट्स है उसके अकॉर्डिंग लिख लो, बट आगे जाके मैं इसको क्लियर कराऊंगा कि ऐसा क्यों है, इसको बारे में मेरे को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव को सस्ते होने चाहिए कायदे से, ठीक है। पर अगर बोल रहा है महंगा है तो अभी फिलहाल महंगा मान के चलते हैं। तो ठीक है, एल के एम जे हमारा क्या हो जाएगा, एल के एम जे ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अभी उत्तर आप लोग ये लेके चलो। हाँ, अभी मैंने करंट सिनेरियो के हिसाब से जो हमारे पास उत्तर अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने आंसर लिया है, बाकी मैं थोड़ा सा और सर्च करके आप लोग को बताऊंगा। चलिए, किसी फाइल को पूरी तरह डिलीट करने और डिस्क स्पेस वापस पाने के चरणों को सही क्रम में लगाएं। कुल मिला के बोल रहा है कि रिसाइकल बिन में जब फाइल को डिलीट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। पहला कथन दिया है रिसाइकल बिन को ओपन करना, दूसरा दिया है फाइल पर राइट क्लिक करके डिलीट चुनना, एम्प्टी रिसाइकल बिन विकल्प पर क्लिक करना, फाइल का रिसाइकल बिन में ट्रांसफर होना। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, फाइल को चुनते हो और राइट क्लिक करते हो, और राइट क्लिक करने के बाद उसको क्या करते हो, डिलीट करते हो। सबसे पहले यही करते हैं क्या, फाइल को हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं जिससे वो सेलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो पहला हमारा चरण है वो है क्या है, के, ठीक। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग करते हैं कि ये जो फाइल है वो आप ही आप कहाँ चले जाता है, रिसाइकल बिन में। कहाँ चले जाता है, रिसाइकल बिन में चले जाता है। ठीक है भाई, मैंने फाइल को जैसे ही डिलीट किया, राइट क्लिक करके डिलीट किया, वो कहाँ चले गया, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में जाने के बाद अगर रिसाइकल बिन को डिलीट करना, रिसाइकल बिन में जो भी डाटा है उसको डिलीट करना है, तो रिसाइकल बिन को पहले क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तो जे हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में एम्प्टी रिसाइकल बिन करेंगे जिससे हमारा मेमोरी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा एल आ जाएगा, के एम जे एल, के एम जे एल, ये हमारा उत्तर होगा, के एम जे एल। समझ में आया। चलो, रैम से डेटा को सीपीयू तक ले जाने वाली सिंगल ट्रांजैक्शन बस साइकिल के चरणों को व्यवस्थित करें। रैम से डेटा को सीपीयू तक ले जाने वाली सिंगल ट्रांजैक्शन बस के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। पहला लाइन दिया हुआ है, डेटा बस के माध्यम से डेटा सीपीयू तक पहुंचाना, सीपीयू द्वारा एड्रेस बस पर मेमोरी एड्रेस भेजना, मेमोरी कंट्रोलर द्वारा निर्देशित एड्रेस को डिकोड करना। नहीं समझ में आ रहा है, बताऊंगा, समझो, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। समझना, हमारा सारा करता धरता कौन है, सीपीयू। ये कौन है, सीपीयू। सीपीयू किस में लगा रहता है, मदरबोर्ड में। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इधर ले आते हैं, ठीक। ये मैंने बनाया सीपीयू, सारा करता धरता हमारा सीपीयू ही है। समझना, ये सीपीयू है और ये मैंने बनाया मदरबोर्ड। इस बार सिस्टम यूनिटी बनाया है भाई, इसने इस बार मैंने बनाया मदरबोर्ड। समझना, ये क्या है, मदरबोर्ड, ठीक। ये है हमारा सीपीयू, ठीक है। सबसे पहले समझना, सीपीयू द्वारा एड्रेस भेजा जाता है कि भाई इस एड्रेस का डाटा मुझे लाकर दो। सीपीयू द्वारा क्या भेजा जाएगा, एड्रेस, कि मेरे को यहाँ का डाटा लाकर दो। समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या होगा, सीपीयू द्वारा एड्रेस बस, अब एड्रेस बस के माध्यम से ही एड्रेस भेजा जा सकता है। मैंने सुबह ही बताया था एड्रेस बस के बारे में, एड्रेस बस के बारे में बताया था कि एक डायरेक्शन में ये फ्लो होता है। तो एड्रेस बस के माध्यम से ये बताएगा कि भैया मुझे इस एड्रेस का डाटा चाहिए, और ये डाटा कहाँ रहेगा, आपके मेमोरी में। कोई भी मेमोरी में हो सकता है, प्राथमिक मेमोरी में हो सकता है, द्वितीयक मेमोरी में हो सकता है। तो इस मेमोरी में पता है, एड्रेस है, उस एड्रेस के बारे में एड्रेस बस के माध्यम से
एड्रेस बस के माध्यम से एड्रेस भेजने का काम कौन करेगा? सीपीयू। सीपीयू द्वारा एड्रेस बस पर मेमोरी एड्रेस भेजना, तो मेमोरी का एड्रेस सीपीयू सबसे पहले भेजेगा। और जैसे ही एड्रेस को भेजेगा, पहला स्टेप हो गया हमारा के, जैसे ही एड्रेस को भेजेगा, मेमोरी कंट्रोलर जो होगा वो निर्दिष्ट एड्रेस को डिकोड करेगा कि वो भाई एड्रेस कहां पर है, वो एड्रेस यहाँ पर है, वो एड्रेस यहाँ पर है, उसको खोजेगा। समझ में आ रहा है? ये जो मेमोरी कंट्रोलर है वो क्या करेगा? निर्दिष्ट एड्रेस को डिकोड करेगा। जैसे ही उसको डाटा मिल जाएगा, जैसे उसको डाटा मिल जाएगा, डाटा बस के माध्यम से, किसके माध्यम से? यहां से जो तार आएगा उसको बोलेंगे हम लोग डाटा बस। यहां से जो तार आएगा उसको क्या बोलूंगा? डाटा बस। डाटा बस के माध्यम से डाटा को भेज देगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? बीच में कौन आएगा? एल। और एल के बाद कौन आ जाएगा लास्ट में? जे। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? के एल जे हमारा सही क्रम होगा। के एल जे। समझ में आया है क्या? ऑप्शन ए। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो भाई आपने एमसीक्यू किया है, आपने एमसीक्यू से सीखा है। ठीक है। एड्रेस बस, डाटा बस, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस, ये सब कंप्यूटर बस के प्रकार हैं। क्लियर है? आगे चलें। बहुत बढ़िया। कथन: कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम मुख्य मेमोरी से बहुत कम होता है। मुख्य मेमोरी मतलब रैम। मुख्य मेमोरी बोले मतलब समझ जाना है, रैम की बात कर रहा है या तो पूरे प्राथमिक मेमोरी की बात कर रहा है। तो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम मुख्य मेमोरी से बहुत कम होता है। ठीक है। कारण बोल रहा है कैश मेमोरी को सीपीयू चिप के भीतर या उसके बेहद करीब स्थापित किया जाता है और यह अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम से बनी होती है। कॉल आ गया क्या सर का उधर से? अभी तो बाकी है 10 क्वेश्चन। आ गया है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भी ध्यान देंगे, कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम मुख्य मेमोरी से बहुत कम होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर मैं मेमोरी को जमाऊं इस तरीके से, समझना ये मेरा मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड में हमारा होता है सीपीयू। ठीक है। और इस सीपीयू का एक सेगमेंट कहलाता है रजिस्टर। मेमोरी यूनिट क्या कहलाता है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद जो अगले नंबर का मेमोरी आता है जो इससे कम तीव्रतम है वो है आपका कैश। कैश जो है इससे सीधे तौर पर कनेक्टेड रहता है बिना तारों के। कैश जो है सीधे इससे कनेक्टेड रहता है। इसके बाद जो मेमोरी रहता है वो कौन सा रहता है? रैम। और इसके ऊपर और कौन रहता है? रोम। ठीक। यहां तक बात समझ में आ गया सर। कैश जो है बिना तारों के कनेक्टेड रहता है सीधा सीधा रजिस्टर से। अब बोला हुआ है कि कैश जो है रैम के मुकाबले में धीमा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, कैश जो है धीमा होता है। कैश के बारे में मैं आप लोग को बताया हूं बार बार कि रैम धीमा होता है और रजिस्टर बहुत ज्यादा तीव्र होता है। इसी वजह से बीच में एक ऐसा मेमोरी लगाते हैं जो दोनों के बीच के स्पीड का हो, है ना। और इसीलिए कैश को क्या कहा जाता है? बफर मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफर मेमोरी। क्यों बफर मेमोरी कहा जाता है? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, तो ये भी स्टॉक रखता है। किसका स्टॉक रखता है? डाटा का। जो जरूरी डाटा रजिस्टर को जरूरत पड़ने वाला रहता है ना, उसका स्टॉक रखता है। इसलिए इसका नाम का क्या कर दिए? बफर मेमोरी। ठीक है, बफर मेमोरी। समझ में आया कारण कि इन दोनों के बीच गतिभेद को तो दूर करता ही है, लेकिन नाम बफर मेमोरी क्यों किए? क्योंकि भाई ये स्टॉक रखता है रजिस्टर को देने के लिए। ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये जो कैश मेमोरी है ना वो और कुछ नहीं होता, ये उदाहरण होता है एस रैम का या एस रैम से बना होता है। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम की अगर मैं बात करूं तो ये डायनेमिक रैम से अधिक गति वाला होता है। स्टैटिक रैम की बात करूं मैं, नाम पे मत जाना। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की अगर मैं तुलना करूं, इन दोनों में कौन सा ज्यादा तेज है, तो आपको याद रखना है स्टैटिक रैम ज्यादा तेज होता है। डी से याद रखना, डी रैम। डी से धीमा याद रखना। ये कैसा होता है? धीमा। ध्यान रखना। अब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में अगर बात हो रही है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक रैम क्यों तेज होता है ये भी मैं बता देता हूँ। स्टैटिक रैम आपका जो है वो बना रहता है फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से। किससे? फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से बना होता है। वहीं पे आपका जो डी रैम है ये बना होता है कैपेसिटर
कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बना होता है। तो कैपेसिटर की वजह से इसकी स्पीड धीमी होती है, वहीं पे फ्लिप फ्लॉप की वजह से एसरैम की गति अधिक होती है। ठीक। तो जो कैश मेमोरी है वो किससे बना होता है? स्टैटिक रैम से बना होता है। हाँ, डी रैम जो है बार बार रिफ्रेश होता है, इसलिए इसे डायनेमिक रैम भी कहा जाता है। 1 सेकंड में अपने आप को हजारों बार रिफ्रेश करता है। डाटा को याद रखने के लिए अपने आप को बार बार रिफ्रेश करते रहता है। ठीक है, चलिए। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम मुख्य मेमोरी से बहुत कम होता है। बिल्कुल सही बात है। कैश मेमोरी को सीपीयू के चिप के भीतर या उसके बेहद करीब स्थापित किया जाता है। यह अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम से बनी होती है। कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समावेशन इसमें था। कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर का था। उम्मीद करता हूं आप जितने बच्चे जुड़े थे सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। लगभग आज हमने 21 क्वेश्चन कर लिया है। 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से और बचे हुए हैं, जिसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा सादे पीएससी एकेडमी के साथ। सादे पीएससी की टीम के बारे में आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि सादे पीएससी एकेडमी की टीम 4 से, माफ कीजिएगा, अब जो टाइमिंग हो गई है वो हो गई है 3 से लेकर रात के 10 बजे तक डेली महामैराथन कराती है। तो 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक महामैराथन कराने वाली एकेडमी, रोज महामैराथन कराने वाली एकेडमी अगर कोई है तो है सादे पीएससी एकेडमी, और निरंतर प्रयासरत रहेगी आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। चलिए, थैंक यू। मनी सर का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 2-4 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी तैयार रहेंगे, कहीं छोड़कर क्लास को जाना नहीं है, पढ़ना है अभी भी। थैंक यू।